हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू कर रखे हैं। ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग कंप्लीट किया है वो जो पार्ट्स है बेटा, वो आपका है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, यानी दो लॉ हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अच्छा, दो लॉ में हम लोग क्या कर दिए हैं, इनर्शिया भी कंप्लीट कर दिया है और मास भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना। मोमेंटम भी कंप्लीट कर लिया है और आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। अगर आपको ये सब और दोबारा से अगर जानने की इच्छा हो तो आप इससे प्रीवियस वीडियो पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। उस पर कंप्लीटली हमने ग्राफ के थ्रू उसको समझा रखा है एकदम बारीकी से। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, कहता है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स कि अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रहा हो और दूसरे से कोलाइड कर जाता है, कोलाइड करने के बाद एक बॉडी दूसरे पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वह इक्वल और अपोजिट होएगा, जिसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं रिबाउंड फोर्स, REBOUND, रिबाउंड फोर्स। मतलब लगा और वापिस हुआ, उतने ही एग्जर्ट किया, उसको रिबाउंड फोर्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कुछ एप्लीकेशन से ही ले लो। जैसे मान लो आप कहते हो क्या कि रिकॉइल ऑफ गन, आप ना गन को मान लो स्ट्रिगर को आपने प्रेस करा और प्रेस करने के बाद बुलेट बड़ी तेज रफ्तार से आगे जाती है, तो बुलेट जैसे उस पॉइंट पर आउट एग्जिट होता है वह एक क्या करता है, रिबाउंड फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है ना। तभी कहा जाता है कि आप न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वह रिकॉइल गन पर भी बेस्ड है, या आप कह सकते हैं रिकॉइल ऑफ गन न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। ठीक है ना। जैसे वैसे वर्षा वाली बात हो गई, वही बात हो रही है यहाँ पर भी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ है क्या। तो देखिए जरा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, चलिए हम बात करते हैं इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। इट स्टेट्स दैट there is an action which is equal and opposite reaction. It states that there is an action which is equal and opposite reaction. जरा फोकस कर लो। ठीक है ना। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे नॉर्मली बात करते हैं, सपोज मान लो एक बॉल है जिसका मास m1 और वेलोसिटी u है, और दूसरा बॉल पोजीशन A पर और दूसरा बॉल जो बेटा इसकी मास m2 B पोजीशन पर और वेलोसिटी मान लो v है। अगर नॉर्मली आप कहते हो इफ u इज ग्रेटर देन v, तो आपके मन में थोड़ा ना ख्याल आया होगा, अगर मान लो इसकी वेलोसिटी हम बढ़ा दें और इसका वेलोसिटी कम करें तो ये कुछ देर के बाद इसको क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा। और जब ये कोलाइड करेगा तो यहाँ पर दोनों में क्या हो जाएंगे, टक्कर होने के बाद एक फोर्स क्रिएट होगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, यहीं पर न्यूटन का थर्ड लॉ यानी रिबाउंड फोर्स काम करेगा। कैसे करेगा जरा देखो तो। अब मान लो ये गया और वापस मान लो सपोज यहाँ पर कहते हैं बिफोर कॉलिजन, हाँ ये एकदम मूव कर रहा था, अब कॉलिजन हो रहा है तब देखो तो ये A और ये B, इसका मास कितना m1 और इसका मास कितना m2, इसको कह सकते हैं एट कॉलिजन। नहीं, अब ये फोर्स इस पर कितना एक्सर्ट करेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करेगा यानी देखो तो FB पर, और ये फोर्स कितना करेगा, ये करेगा FA पर। अब जरा फोकस करो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, यहाँ अगर समझ में आ जाएगा तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आ जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो जरा देखो तो, अगर यहाँ पर बात करें कि B पॉइंट पर जो फोर्स है यानी ऑब्जेक्ट B पर, वो किसके थ्रू लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, A की वजह से, तो लिख दो यहाँ पर रिस्पेक्ट में, हाँ उसके रिस्पेक्ट में।
ठीक है ना। और यहाँ ए पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ए वाले ऑब्जेक्ट पर, किसकी वजह से? बी पर। समझ गया हो गया? तो मतलब क्या कहता है कि अगर ए का वेलोसिटी u था और b का वेलोसिटी v, अगर u v से ग्रेटर है तो आफ्टर सम टाइम दे विल बी कोलाइड। व्हेन दे विल बी कोलाइड इट एक्सर्ट अ फोर्स बिटवीन देम। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज रिबाउंड फोर्स। नहीं मतलब वापिस लग जाना, और यही फोर्स जो है आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको, इस डायरेक्शन की बात कर लो, इसको क्या कह सकते हो? इस तरह का डायरेक्शन एक ऐसा और एक ऐसा, इसको हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल। पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ लो बात को? पैरेलल तो है लेकिन क्या है? ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं, ठीक है, कि फोकस करो तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, आप ये कह सकते हो। अब यहां पर आता है कि नेगेटिव साइन क्या है, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स which have same magnitude but opposite in direction। अच्छा यहां पर देखो क्या है, कुछ वेक्टर के रूल फॉलो होते हैं जो तुम्हारे लिए अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि सीईटी में यानी सीएट की बात करें हम तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप नॉर्मली KVPY या फिर कहते हैं कि NTSC या ओलंपियाड का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हो या नीट की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत इतना नहीं था, वेक्टर का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास नहीं है इसमें। तो हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि नेगेटिव साइन क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन क्या है इसके पास डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या कर रहा है? नेगेटिव साइन। और इसी पर आप कहोगे कि सर हमें मैग्नीट्यूड ही निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या बनेगा? जरा देखिए तो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी एफ ए बी मॉडुलस इज इक्वल टू एफ बी ए मॉडुलस। इसको बोलते हैं मॉडुलस। ये क्या है? इसको बोलते हैं मॉडुलस। अब मॉडुलस क्या काम करता है मेरे भाई? जो नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव करता है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव करता ही नहीं, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देता है। कई मन में ये ख्याल मत लाना कि सर नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, गलत हो जाएगा। तो क्या करता है ये? मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देता है। ये हो गया आपका मॉडुलस, यानी इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा कि अगर हम एक बॉल से, आपने देख लिया कि यार मान लो सपोज एक बॉल का बात थी, अब हम कुछ एप्लीकेशंस भी इसके लिख सकते हैं। वो एप्लीकेशंस क्या होगा जरा फोकस कीजिए, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल भी तुम्हारे मन में हो कि सर कुछ एग्जांपल दे दो, बिल्कुल बेटे, कुछ एग्जांपल में बहुत सारे, कुछ नहीं। जैसे मान लो नॉर्मली आप कहते हो क्या, कई सारे, आप स्प्रिंग ले लो और स्प्रिंग को पूरी तरह से खींचो, ले लो ना एग्जांपल के तौर पे, बहुत बढ़िया। मान लो ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दो। देखो तो ऐसे तो खींचो पूरी तरह से, ऐसे स्प्रिंग लो और खींचो। जैसे स्प्रिंग खींचोगे, जैसे वो स्ट्रेच होएगा तो फटाफट से अपने पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, अपने पोजीशन पर कोशिश करेगा आने का। तो मतलब क्या बता रहा है ये? यही तो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। जितना फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा होगा उतना ये भी तो कर रहा है इस डायरेक्शन में। नॉर्मली आपको लगता है कि सर अगर हम इस स्प्रिंग की इस तरह से बात कर लें, कंप्रेस करने की बात कर लें, कर लो बेटा, कंप्रेस करो, छोड़ो। दूसरा एग्जांपल जो सबसे साधारण एग्जांपल है उसकी बात कर लो। साधारण एग्जांपल में क्या होगा, जैसे मान लो रबड़ है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं रबड़ का, ठीक है। अब ये देखो जरा, रबड़ मिल गया,
अब ये एक रबड़ है, अब इसको क्या कर रहे हो, इस रबड़ को अब ऐसे ले रहे हो और इसको ऐसे खींच रहे हो, देखो तो खींचते हो ना, इसको छोड़ दो, कहाँ आया, अब जरा देखो चोट लग रही है ना, नहीं लग रही है ना, तो रबड़ को लेना है एक बार और जोर से खींचना, फिर मजा आ जाएगा एकदम से, फिर देखना जरा चोट लग रही है क्या। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखिए जितना आप इधर फोर्स लगा रहे हो, रबड़ उतना ही फोर्स मतलब इसको अपने पोजीशन पर लाने के लिए कर रहा होगा। यह न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तुम्हारे मन में होगा सर कोई आगे जड़ दे तो, अरे बेटा जड़ देगा, तुम उसको जड़ ले रहे हो, तुम उसको नहीं पीट रहे, नहीं थप्पड़ लगा रहे, अरे बेटा थप्पड़ नहीं, इसका मतलब थोड़ी न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं हुआ, अरे उसके हाथ में अप्लाई हुआ, जब तो बॉडी कॉन्टेक्ट में है उसमें अप्लाई हो गया। ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखिए तो जरा कुछ एप्लीकेशंस ले लेते हैं, उससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो पहला एप्लीकेशन है ना, वो आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटे, जो पहला एप्लीकेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, मतलब इसको क्या कह सकते हो, पहले एक स्टेटमेंट देते हूं मैं साइंस के लैंग्वेज में, फिर जाकर के हम बात कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम यहां कह सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम। फिर से देखिए बेटा, for an isolated system the total momentum of system remains constant। ठीक है ना। अब यहां पर एक बात आती है कि यार आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो गई तो भाई समझना पड़ेगा ना। आइसोलेटेड सिस्टम का कहता है मतलब अ सिस्टम देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। आइसोलेटेड का क्या मतलब हो गया, अ सिस्टम देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। जैसे अभी आप बात करते थे ना रबड़ वाला, देखो ना आप इस पे कोई एक्सटर्नल, अब इस पे कोई आप दो फिंगर के अलावा आपके पास और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं ना, तो मतलब ये हो गया कोई एक्सटर्नल, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जिसपे कोई एक्स्ट्रा फोर्स ही ना लगे। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। अच्छा, कंजर्वेशन का नॉर्मल है, सीधा सीधा एग्जांपल से, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कंप्लीटली जितना प्रोड्यूस हुआ उतने ही क्या हो गया है मेरा, सुनिए, जितना क्रिएट हुआ उतने ही डिस्ट्रॉय हुआ है। मतलब जितना क्रिएट उतना डिस्ट्रॉय, मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, बराबरी में हो गया ना। तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ना क्रिएट होता है, याद रखना, ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कंजर्वेशन को कि ना तो क्रिएट हो रहा है और ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको कंजर्वेशन में कंजर्व, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, इसको कंजर्वेशन कहते हैं। याद करो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कहते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहते हैं एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन यहां पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम ये कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ अ बॉडी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कंजर्वेशन। और जो टर्म लग रहा है उस टर्म को रिलेट कर लो, हो गया तुम्हारा डेफिनेशन।
समझ रहे हो बात को? तो चलो इसको समझो तो है क्या ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? डिटेल्स में देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने आपको स्टेटमेंट दे दिए। अब नॉर्मली हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। तो ड्राइव कैसे करेंगे? मान लीजिए ए पॉइंट पर कोई बॉडी जिसका मास m1 और इसके स्पीड है u1। अब नॉर्मली दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2, बी पॉइंट पर इसका स्पीड है u2, ठीक है? इसको हम कह सकते हैं बिफोर कॉलिजन, मतलब कॉलिजन से पहले का है। अब ये मान लो सपोज u1 अगर सपोज ग्रेटर हो u2 से, तो ये क्या करेगा? कोलाइड करेगा ना कुछ देर के बाद। तो ये मान लो कोलाइड कर जाता है, ध्यान से देखो, ये A और ये B, इसका मास m1, इसका मास m2, तो ये कोलाइड कर रहा है तो फोर्स लगाएगा FBA और ये कितना लगाएगा? तो FAB, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ आपको दिखाई थे बेटे, ठीक है? इसको कह सकते हैं हम एट कॉलिजन, कॉलिजन के टाइम पर ऐसा हुआ। अब जब कोलाइड करेगा तो नॉर्मली स्वाभाविक सी बात है, या तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी या इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, मतलब डिपेंड करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, तो पीछे चलो देखो, अब इसकी बात कर लो, यहाँ का स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम था, तो ये अपने स्पीड से उसको लेकर चलने लग जाएगा। लेकिन उस समय जब कोलाइड करेगा तो कोलाइड के बाद इनका जो स्पीड में वो चेंजिंग आ जाएगी, इसका जो स्पीड है उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि टकरा रहा है ऑलमोस्ट। एक नॉर्मल एक ट्रक लो और नैनो को लड़ा दो, लड़ाओ कोई बात नहीं, हम रुक रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़ा दो, एकदम लड़ा दो, लेकिन उससे बाहर निकल के लड़ाना भाई, ठीक है ना? किसी जीव की हत्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है ना? बिल्कुल बी सेफ एंड सेफ ड्राइव, ठीक है ना? सुनो ध्यान से, मतलब कॉलिजन से पहले कॉलिजन पर, अब जब कॉलिजन हो जाएगी तब इसका स्पीड क्या हो जाएगा? ये इसका मान लो हो जाता है v, इसी m1 का, a वाले का, और इसका स्पीड हो जाता है m2 वाले का, ये हो जाता है v2। यहां पर कह सकते हैं आफ्टर कॉलिजन। फिर से सुनिए, बिफोर कॉलिजन, एट कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन। अब हम एक एक करके बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? u1 इज u2, तो यहां पर तब अपन ये संभव होगा इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, नहीं तो संभव नहीं है बेटा, लड़ ही नहीं सकता है। समझ रहे बात को? अगर इसको इक्वल कर दोगे तो चलता रहेगा, अगर इसको बढ़ा दोगे तो इससे आगे निकल जाएगा, इसलिए हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ जाएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं इसको, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं फॉर बॉल ए। अच्छा, यहां पर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फॉर बॉल ए के लिए अगर आप कहोगे ना तो सिर्फ ए को ही देखना, बिफोर और आफ्टर ए को ही देखना है बेटा, बिफोर और आफ्टर, तब जाके बात बनेगी, तो बात नहीं बनेगा। देखो कैसे, इनिशियल मोमेंटम, यानी हम कह सकते हैं क्या? पी आई, किसके लिए? ए के लिए, तो क्या बन जाएगा? यानी m1 और u1, यही होता है ना मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, पिछले लेक्चर में किया था हम लोग। और यहां से बनेगा फाइनल मोमेंटम। अच्छा, तुम्हें ए नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना? ये लिख दे रहे कि इसके लिए ए के लिए बात बन रहा था। फाइनल क्या था? कॉलिजन के बाद ना m1 v1, तो हम यहां से कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या बनेगा बोलो तो? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो नॉर्मली अगर हम बात कर ले तो फाइनल मोमेंटम पी एफ ए का माइनस पी आई ए का, नहीं बॉल ए का ही बात करें इसलिए हम ए लिख रहे हैं, ठीक है ना बेटे? अच्छा, नॉर्मली क्या है, अब हम बात करें जरा, तो जरा देखो, अब पी एफ कितना है? m1 v1 माइनस m1 u1,
ठीक है ना। इसीलिए आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट का मतलब होता है बेटा टाइम से डिवाइड कर देना। तो ये बनेगा m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t। समझ रहे हो ना बात को, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t। फिर से सुनो बेटे, क्या है, हमें निकालना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके लिए हम क्या कर दिए, दो बॉल लिए और दोनों बॉल को मूव करा दिए अलग अलग मास का। एक का लिया मैंने m1 और दूसरा लिया m2। अब क्या हो गया, अलग अलग पोजीशन दे दिया आपने। फिर मैंने कहा कि सपोज मान लो अगर बॉल ए का स्पीड जो है या वेलोसिटी मान लो, अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो दोनों सिमिलर ही हो जाता है, परेशान नहीं होना है। अगर मान लो u1 हो और दूसरे का u2, अगर u1 ग्रेटर हो तो कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम दे विल बी कोलाइड एंड प्रोड्यूस अ रिबाउंड फोर्स टू ईच अदर। After some time, their velocity will be different, totally different, and move towards with which have the larger velocity। मतलब टकराने के बाद जिसके पास लार्ज वेलोसिटी थी उसकी तरफ चलने लग गया वो। अब होता है क्या कि बॉल ए के लिए बात किया आपने, तो बॉल ए के लिए बात किए हो तो सिर्फ ए के बारे में सोचेंगे। देखिए इसके बारे में और इसके बारे में सोचेंगे। हमने इनिशियल मोमेंटम यानी m1 u1, आप कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, हाँ फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आपका pf माइनस pi। अब pf आपका पता है m1 v1 और ये इनिशियल आपको पता है m1 u1, आपने उसको डिफरेंस कर दिया। तो अब यहाँ पर आता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट में क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम में m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t, क्योंकि रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। ठीक है, पर यूनिट टाइम की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं, इसको दे देते हैं इस तरह से, इसको क्या लिख सकते हो, नॉर्मली एक लाइन और लिखेंगे। देखिए जरा, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसके करीब था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर कांस्टेंट 1 मान रहे हो तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है, एफ बी ए किसके करीब है बताओ तो, किसके करीब था, ये था m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t। समझ रहे हो बात को, इक्वेशन 1 मान लो। अब ये आपका ना फोर्स निकल चुका है। अब आप कह सकते हो सिमिलरली, हम आगे मूव नहीं करके हम डायरेक्ट यहां पर कह देते हैं। ठीक है ना, हम कह सकते हैं सिमिलरली, इतना नहीं करके ना तो आप दोबारा भी कर सकते हो। तो यहां से एफ ए बी जो बनेगा ये बन जाएगा, यानी फाइनल मोमेंटम बी के लिए बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पर कर दो फोर बॉल बी, ठीक है ना। और फोर बॉल बी के लिए अगर आप करोगे तो क्या फाइनल मोमेंटम यानी किसके करीब, एफ ए बी इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में t। देखो ड्राइव नहीं कर रहा हूं मैं, सिमिलरली इसी के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अगेन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एफ ए बी इज इक्वल टू ये बनेगा माइनस एफ बी ए। ठीक है, अब जरा फोकस करो तो, अब नॉर्मली एफ ए बी क्या है, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस, और एफ बी ए कितना है m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। देखो जरा हो रहा है ना। अब नॉर्मली आपके सामने ना टी और टी कैंसिल हो सकता है, तो आप इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए दोबारा से।
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस, जरा फोकस करो, माइनस m1v1 और प्लस m1u1। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो। ये बनेगा m2v2 और इसको इस तरफ लेके आओ, प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 अब प्लस इसको उस तरफ भेज दो, प्लस आ जाएगा, माइनस का सिंबल है तो ये बनेगा m2 और u2। तो अब इसको पलट भी सकते हो, इसीलिए क्या बनेगा, सो वी कैन ऑल्सो राइट m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। नाउ यानी आप इसको क्या कह सकते हो, देखिए तो इस पार्ट को पूरा करने के लिए लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, समझ रहे हो बात को? मतलब क्या हो गया कि एक बॉल लिए, हाँ एक बॉल और ले लिए, दो बॉल, और उसका क्या कर दिया आपने, वेलोसिटी दिया, और आपने फाइनली क्या कर दिया, टोटल मोमेंटम कंजर्व करा दिए। देखिए तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। अब दूसरा जो इसका बनता है आपका एप्लीकेशंस, वो क्या है, उस पर फोकस कीजिए। दूसरे एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर तुम फंसने की कोशिश करोगे, यहाँ पर सिर्फ हमने क्या कर दिया, शॉर्टकट कर दिया, क्योंकि आप ए के लिए निकाल चुके हो तो बी के लिए तो अपने आप निकाल लोगे, इतना तो कर ही लोगे यार, सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ तो बच्चे का खेल तो करने रहे एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ रहे हो बात को। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या है, एक गन है और उसमें आपने बुलेट फिट कर दिया और एस्ट्रिगर आप दबा देते हो, तो गन एस्ट्रिगर यानी बुलेट को एस्ट्रिगर दबाने के बाद बुलेट कहाँ जाएगी, कोई ना कोई वेलोसिटी से मूव करेगा, और कोई ना कोई वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसके द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिस वेलोसिटी से वो पीछे की ओर बैक की तरफ फोर्स रिबाउंड यानी एक्सर्ट करेगा, उसी को बोलते हैं क्या, रिकॉइल वेलोसिटी। समझ लो ना बात को, चलो देख लो, जैसे मान लो, हाँ बिल्कुल, अब एक बुलेट बनाते हैं, ठीक है दोस्त, बुलेट रजनीकांत वाला बुलेट बना लो। देखो मुझे आता नहीं बुलेट बनाना, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए ना तो वहां से बनाने, समझ लो बात को। देखो जरा, ये देखो बुलेट बन के तैयार है, देखो तो हो गया। देखो अब क्या है, स्ट्रिंग दबाओ, फटाफट से ये पिस्टन इस पर लगा और यहां से बुलेट एकदम से क्या करेगा, एकदम रजनीकांत का बुलेट सीधा, ये देखो रफ्तार में जाएगा एकदम ये बुलेट। तो ये बुलेट जैसे जिस पॉइंट पर ये बुलेट निकल रही है ना, और जितना फोर्स इधर लगाएगा उसी को बोलते हैं दोस्त रिबाउंड फोर्स, और जिस वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ धक्का देगा ना बंदूक यानी गन, वही बनेगा रिकॉइल ऑफ गन। जिस पॉइंट पर बुलेट आगे निकलेगा और गन पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से रिबाउंड होगा, उसी को बोलेंगे रिकॉइल ऑफ गन। जैसे प्रूफ कर लेते हैं तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। मान लो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, और नॉर्मली इसको बोलते हो आप मास ऑफ गन, और इसको कह देते हो सपोज मास ऑफ, देखिए मास ऑफ बुलेट।
समझ रहे हो ना बात को? एक स्मॉल और कैपिटल वाली बात करनी है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल की बात कर लो, ठीक है? तो मतलब बुलेट है तो थोड़ा छोटा है इसलिए हमने स्मॉल में लिया, और गन बड़ा है इसलिए वेट भी तो होता, मास भी तो होता है इसके पास। तो मास है तो दैट मीन्स इसके पास हमने कैपिटल ले लिया। तो हम यहां से कह सकते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या पड़ेगा फॉर्मूला? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही पड़े हो ना? अब जरा सोचो तो, ये तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? समझ लो ना बात को? तो अब मैं कहता हूं कि जब आपने गन में बुलेट को लोड करा था, सुनिए ध्यान से, जब आप गन में बुलेट को लोड करिए, बुलेट इसके अंदर जब आप डाले, on that time whole system will be in rest. Whole system, that means just your bullet is also in rest and the gun is also in rest. Now on that time there will no exert of force on the trigger where the bullet has any velocity acquired. Now अब क्या है जरा देखो, मतलब उस टाइम पे अब हम कह दिए कि जब आपने बुलेट इसके अंदर फिट करा था तो ये रेस्ट में था होल सिस्टम, when the bullet is fitted in the gun, then before striking whole system will be in rest, ठीक है ना? That is u1 is equal to u2 is equal to 0। जब आप पूरे कंप्लीटली उस गन के अंदर बुलेट को फिट करा था ना, फिट करने के बाद आपके पास u1, ये तो पूरा सिस्टम हो गया किसमें? रेस्ट में। और सिस्टम अगर मान लीजिए रेस्ट में होता है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। तो ये तो इनिशियल ही है, बिफोर कोलिजन वाली बात। अब इसको क्या करेंगे आप, जरा फोकस कीजिए। अब यहां से करेंगे, इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 becomes what? तो यहां से बनेगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि उस टाइम पे तो m2v2 वाली बात क्या है, तो यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जरा देखो, अब इसी को हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश की है। क्यों? अब यहाँ पे कंपेयर कर दो, जरा देखो u1, हाँ भाई, अब जरा देखो नॉर्मली, अब इसको क्या कर लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ बेटा यहाँ पर m10 को, ठीक है ना? अब यहाँ पर कर दिया मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो गन तो क्या होगा, जब सिस्टम क्या था, रेस्ट में, तो 0 प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू कितना, 0। तो नॉर्मली इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ गन इनटू बोलिए वेलोसिटी ऑफ गन, और प्लस कितना, मास ऑफ बुलेट इनटू बोलिए वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो नॉर्मली ये पूरा कितना, 0, ये तो टोटल हो गया 0। 0 इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन और प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है? तो नॉर्मली हम इसको कैसे लिखें, जरा फोकस कीजिए। हम लिख सकते हैं माइनस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट और इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो हमें चाहिए रिकॉइल, तो Vg इज इक्वल टू माइनस mb अपॉन में mg
इंटू बोलिए वीपी। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया रिक्वायर वेलोसिटी बोल दो इसको। हाँ भाई, रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, यानी रिक्वायर वेलोसिटी अब क्या बन गया, ये गन बन गया। यहां पर होता है ये फिनिश आपका, ठीक है ना। अब नॉर्मली बात करते हैं, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो तो नेगेटिव साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है ना। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो हम लिख सकते हैं इसको, नेगेटिव साइन indicates that the velocity of, नॉर्मली देखिए नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ गन और रिक्वायर वेलोसिटी बोल देता हूं इसको, is opposite to the direction of velocity of बुलेट। तो बुलेट कहाँ जा रहा है, नॉर्मली क्या था आपका, देखो ना, ये नॉर्मली इस तरह था ना, ये क्या था, इसी तरह था ना। तो अब हम कह सकते हैं कि जब बुलेट को फीड करा और आपने स्टिकर दबाया तो स्टिकर स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद फटाफट ये क्या कर दिया, फोर्स एक्सर्ट किया, और फोर्स एक्सर्ट करने के बाद बुलेट कहाँ निकली, बाहर। तो बंदूक जो है तुम्हारा गन, ये कहाँ गया, रिकॉइल पीछे की तरफ नहीं, तो बुलेट का डायरेक्शन इधर और ये इधर, एक दूसरे का देखिए अपोजिट है कि नहीं है। जब अपोजिट है तो आप क्या कह सकते हैं इसको, नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ। अब आता है क्या कि आप क्वेश्चंस बनाएंगे कैसे, बेटा इसमें पूछेगा आपसे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए, रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, एकदम से यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा, ये जो मैं कह रहा हूं वही रखना भी याद है। रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के लिए हमेशा क्या करोगे, मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। अब यहां पर ना बात चली कि यार मास, तो मास ना अलग अलग कर लेता हूं बेटा, अलग अलग। मास ऑफ गन किसमें, मास ऑफ गन एंड मास ऑफ बुलेट, ठीक है ना, ऑलवेज टेकन इन केजी। अब यहां पर कह दिए क्या कि वेलोसिटी ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑलवेज टेकन इन मीटर पर सेकेंड। फिर से सुनिए, वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसी को रिक्वायर बोलते हैं बेटा। ये सभी आपको क्या है, मीटर पर सेकेंड में होना जरूरी है, और मास ऑफ गन और मास ऑफ बुलेट ये दोनों मुझे केजी में चाहिए। ज्यादातर आपको ग्राम में होगा, तो आप नॉर्मली जरा देखिए कैसे, देखिए तो अगर हम बात करें कि अगर ये ग्राम में हो तो 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10 के पावर 3 केजी। अब ये कैसे आया, जरा सोचो कि यार वही वाली बात है बचपन वाली। बचपन में ये है कि 1 केजी में कितने बोलो 1000 क्या ग्राम इक्वल टू 10 के पावर 3 ग्राम। तो नॉर्मली तुम नहीं कहते कि सिंस 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। हाँ भाई, 1 ग्राम इक्वल टू कितना, 1/1000 केजी। हाँ भाई,
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/10⁻³ kg। ये बचपन वाली बात है, वो जो नानी दादी कहानी सुनाती थी तब की बात है ये। अब तो स्टैंडर्ड में आ गए हो। तो 1 ग्राम किसके करीब बनेगा? अब इसको ऊपर भेज दो तो तुम तो तेज हो। हाँ भाई, तो यहां से क्या बन गया? देखो 10⁻, देखो तो आया कि नहीं आया? इक्वल आ गया ना, तो परेशान नहीं होना इसमें। अच्छा, और भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अब तुम्हें देखो मान लो, हालांकि पिछले वीडियो में जिक्र किए थे तो फिर भी बता देता हूं बेटे। अगर मान लो यहाँ पर आपको स्पीड या मान लो वेलोसिटी ये दे रखा हो केजी, समझ रहे हो आप? कोई सॉरी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करोगे क्या, यानी वेलोसिटी कुछ भी दे रखा हो यहाँ पर, तो कुछ भी और इनटू 5/18, कुछ भी जो भी दे रखा हो, जस्ट यू हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू है गिवन, मैथमेटिकल वैल्यू कोई भी आप गिवन हो तब की बात करते हैं। और फिर से अगर मान लो v बराबर आपको कुछ भी क्या दे रखा हो मीटर पर सेकेंड, तो ये कुछ भी को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, कुछ भी और इनटू क्या, यानी 18/5, ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये किस लिए बता रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एनसीईआरटी का और मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। जरा फोकस करना, बात बन जाएगी। ये आपका नॉर्मली अगर देखा जाए तो अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, और मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा फोकस करना, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम अपने एनसीईआरटी बुक में देख लेना, ठीक है ना। इंटेक्स क्वेश्चन जिसको बोलते हो। क्वेश्चन तुम्हारा है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of rifle. मतलब इनिशियल रिकॉइल मांग रहा है। रिकॉइल का मतलब क्या? रिकॉइल का मतलब है कि जब बंदूक चली होगी, जब गन चला होगा, तो उसके दौरान जो पीछे की तरफ रिवर्ट डायरेक्शन में, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा था, और उस समय जो फोर्स एक्सर्ट करने में जो वेलोसिटी लगी होगी, उसको ही निकालना है। यानी आप क्या निकालोगे, वीजी निकालोगे। समझ लो बात को? चलो देखो, यानी कह रहा है कि मास ऑफ, यानी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बेटा, मैंने पढ़ दिया, आप एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में देखेंगे, आप मिल जाएगा। तो मास ऑफ क्या, गन कितना है बताओ, 4 kg। चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद दे रखा है आपको कि मास ऑफ बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम। तो बेटा सबसे पहला मैंने कहा, अगर आपको मास दे दिया ना ग्राम में, तो पहले कन्वर्ट करिए। अभी एक एग्जांपल देके समझाए थे, कुछ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी सिखाए थे, आपको याद है कि नहीं? जरा देखिए, तो 50 ग्राम इज इक्वल टू बोलो 50 अपॉन में 1000 kg इज इक्वल टू कितना, यानी हम इसको और इसको कैंसिल आउट कर दे तो क्या बनेगा, 0.05 kg। देखो भैया, हमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, तुम अपना चेक करते रहना। और क्वेश्चंस में ये दिया है कि फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, मैं देख ले रहा हूं, 35 मीटर पर सेकेंड। और आपके सामने वेलोसिटी अब पूछ रहा है गन क्या होगा। नॉर्मली कंजर्वेशन पे लगाओ, बन जाएगा। हम शॉर्टकट बता रहे हैं आपको कैसे बनेगा। तो आपने फार्मूला देखा, Vg इज इक्वल टू क्या, माइनस मास ऑफ बुलेट अपन में मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो नॉर्मली Vg कितना, तो मास ऑफ बुलेट बोलो बेटे 0.05 और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना, 35 अपॉन में कितना, यानी मास ऑफ गन यानी 4, लेकिन साइन कौन सा, नेगेटिव। ठीक है ना। अब तुम इसको ऐसे कर लो, कट कर लो। हाँ, अब इसको हटाओ और यहां से लगा दो कितना, 00। ठीक है ना। तो आप नॉर्मली इसको ऐसे कट कर लो, या इच्छा है तुम्हारा, हाँ भाई, या नहीं भी करोगे तो और आसान हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना। तो नॉर्मली आपके बन जाएगा कितने, ये बन जाएगा 100। देखो तो माइनस का साइन, ये बनेगा मीटर पर सेकेंड। देखो तो 5 × 5 25, 2 रिमाइंडर, और 5 3 15 + 2 175 अपॉन में।
बन रहा है, दैट मीन्स हो गया। ये अप्रोक्सीमेट बनेगा शायद, मुझे लगता है -0.44 मीटर पर सेकेंड। कट कर लो ना, 25 4 जा और 25 7 जा, कंप्लीट हो गया। तो 7 में कितना आ गया 60, तो 0.44 मीटर पर सेकेंड। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ गन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मतलब जहां पर बुलेट गया होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ होगा, ये रिकॉइल वेलोसिटी हुई होगी। तो हम अगर बात कर लें Vg इज इक्वल टू बन जाएगा 0.44 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की बात करिए, अभी मॉडुलस की बात किया जाए, ये बन के तैयार है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली एक क्वेश्चन और है आपका इंडेक्स का ही है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूं मैं एक बार, ठीक है ना, और आप एनसीईआरटी में चेक करना। क्वेश्चंस पढ़ देता हूं मैं, लेकर रफ करना, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ देता हूं मैं, जरा समझो। Two objects of mass 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after the collision, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of second object. बहुत बढ़िया, मतलब ये कह दिया आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करके दिखाइए। क्लियर है? तो जरा देखो, फिर से क्वेश्चन पढ़ दिया हूँ, अपना एनसीईआरटी से उसको कंपेयर कर लेना कौन सा क्वेश्चन है। और दुनिया का कोई भी बुक की बात करता हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी मतलब कोई भी बुक हो उसकी बात करने जा रहे हैं। कोई भी रिकमेंडेड बुक, चाहे आपका फॉरेन राइटर का बुक हो, कोई भी बुक हो, आप बेझिझक बनाइए। और जो न्यूमेरिकल्स होता है मुझे मेल करिए, मैं मिलना चाहता हूँ उससे, देखना चाहता हूँ उसको, ठीक है ना, कि इस पर कौन सा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स है जो आपसे नहीं बन पा रहा है। तो आप प्रैक्टिस करें और जो आपके डाउट बनते हैं वो हमसे पूछें, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मान लो सपोज यहाँ पर गिवन कर लेते हैं M1 जो है ये आपका दे रखा है दोस्त 100 ग्राम। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा क्या कि अगर ये दिया हो तो पहले इसको केजी बनाइए। तो 100 को बना लीजिए केजी, 100 अपॉन में क्या करेंगे 1000, एक जीरो बच रही है तो ये बन गया केजी इसका 0.1 केजी। और मास ऑफ सेकंड कितना है 200 है, तो आप करेंगे 200 अपॉन में 1000, कैंसल आउट 0.2 केजी। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया था, यानी वेलोसिटी आपको दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो कौन सा इनिशियल बोले तो u1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, यही है ना 2 मीटर पर सेकेंड। और u2 दे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। और v1 दे दिया है, टकराने के बाद कर दिया रखा है बेटा 1.67 मीटर पर सेकेंड। और ये करा दूसरा का क्या होगा वेलोसिटी, ठीक है ना। तो यहां से आप करेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये L है। क्या कहते हो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। समझ रहे बात को। अब यहां से बनेगा m1 जो निकालना है ना उसको सेपरेट करो, पहले एकदम सीपी ना लगाओ, जो निकालना है उसको सेपरेट करो। तो यहां से v2 इसको सेपरेट करो, m1u1 प्लस m2u2, अब माइनस करो इधर लेके m1v1 इज इक्वल टू कितना m2v2। अब यहां से v2 निकाल लो, मैंने कहा है जो निकालना है। तो v2 क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2 माइनस m1v1 अपॉन में m2। समझ रहे बात को। अब नॉर्मली देखो थोड़ा, अब यहां से हम बात कर रहे हैं तो यहां से बन जाएगा v2 इज इक्वल टू m1 कितना है 0.1, ठीक है ना, इनटू वेलोसिटी u1 कितना है 2,
अब प्लस कितना है 0 पॉइंट, देखिए 2 इंटू कितना 1 और माइनस m1 कितना है 0.1 इंटू v1 कितना है 1.67 अपॉन में कितना ये बनेगा 0 पॉइंट क्या m2 की वैल्यू 0.2। देखिए जरा क्लियर है। तो यहां से आप क्या कर लीजिए v2 फाइंड आउट करिए। v2 फाइंड आउट क्या कर लोगे, यहां से आप निकाल सकते हैं, यानी 0.2 प्लस 0.2 माइनस 0.167 अपॉन में 0.2, तो v2 कितना बन जाएगा 0.4 माइनस 0.167 अपॉन में 0.2। अब ये तुम्हें मैथमेटिक्स अच्छी आती है और फटाफट से मैथमेटिक्स को हटाओ जरा, क्या बनेगा पर क्या बन जाएगा, देखो ना, अगर इसको आपको घटाना हो ना बेटा तो मैथ्स रूल ऐसे लगाओ 0.4 और कुछ नहीं है तो 0 लगाओ और पॉइंट के सामने, नहीं भी पता चला तो सुनो ध्यान से, 0.4 और पॉइंट को पॉइंट के सामने तो 0.167, तो जितना डिजिट बताओ उतना 0 लगा दो, तो आपके सामने क्या बन जाएगा, ये बनेगा 3, ये बनेगा 3 और ये बन जाएगा कितना 2, ये बनेगा 0। देखो तो अब नियम कैसे है कि गलत है सही, इसको ऐड करो 730639023, यानी बन गया आपका कितना 0.233 अपॉन में 0.2। अब इसको डिवाइड कर लो तो v2 की वैल्यू आ जाएगी और v2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरे का जो वेलोसिटी आया वो कितना आ गया, तकरीबन 1.165 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर अपना वीडियो लेक्चर होता है कंप्लीट, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ मैं अपने तरीके से। आपको जो डाउट बनेगा आप बेझिझक, ठीक है ना, आप इसको पहले पढ़िए और आप नीचे मेल कर दीजिए जो डाउट बन रहा है उसको फिलहाल, ठीक है ना। ओके बाय। और जो भी आपको डाउट बने आप बेझिझक पूछ सकते हैं आप, क्लियर है ना। तो चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स लेक्चर के लिए, ठीक है, चलिए।